अशोक भाई राउत ईपीएस 95 के अंतर्गत जो पेंशन धारकों है उसकी न्यायी मांग के लिए वो निस्वार्थ भाव से 2015 से अपना पूरा जीवन समर्पित करके हमारे इस कार्य में जुड़े हैं। तो नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पहले ही बताया जा चुका है कि 20 अप्रैल को गुजरात के भावनगर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का महासम्मेलन किया जाना है। तो दोस्तों, 20 अप्रैल 2025 को गुजरात के भावनगर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का महासम्मेलन किया गया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस महासम्मेलन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या कुछ चर्चा की गई है। दोस्तों, भावनगर में पूरे देश से एनएसी के मेंबर आए हुए हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया। श्री अशोक भाई राउत ईपीएस 95 के अंतर्गत जो पेंशन धारकों है उसकी न्यायी मांग के लिए वो निस्वार्थ भाव से 2015 से अपना पूरा जीवन समर्पित करके हमारे इस कार्य में जुड़े हैं। पूरे देश में अपने वाहन में प्रवास करते रहे हैं। 27 से ज़्यादा राज्यों में उन्होंने प्रवास किए हैं। 350 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री और संसद सभ्यों को वो प्रत्यक्ष मिले हैं और लिखित और मौखिक रजूआत करके हमारी जो मांग है, हमारे लिए न्याय की जो रजूआत है वो उन्होंने की है। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक भाई राउत जी का स्वागत करने के लिए भावनगर के आगेवान श्री खिमजी भाई यादव को मेरी विनती है। खिमजी भाई यादव आदरणीय श्री અશોકભાઈ રાઉત સાહેબનું પુષ્પગુચ્છથી અભિવાદન કરશે। ખૂબ ખૂબ આ બેનને હું વિનંતી કરું છું, કુંવરબેન જો અહીં ઉપસ્થિત હોય તો તેઓ મંચ પર આવે। મંગુબેન ઉપસ્થિત છે? હા, આવો મંગુબેન। અને શોભાતાઈનું પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરી અને અભિવાદન કરશે। મંગુબેન પણ આ સંગઠનના એક સદસ્ય છે અને સંમેલનોમાં તેમની ઉપસ્થિતિ પણ પ્રોત્સાહક રહેતી હોય છે। आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ से अजीबुल रहमान साहब आए हैं। उनका अभिवादन करने के लिए मुकेश भाई से मेरी विनती है। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत से हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय महासम्मेलन में पधारे हैं। उनकी जो समर्पण की भावना है वो हम सबके लिए बहुत, तो फिर से शोभाताई का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ से श्री अजीबुल रहमान साहब भी उपस्थित है, तो उनसे भी विनती है कि इस प्रसंग पर वो अपनी बात हमारे पास रखें। श्री अजीबुल रहमान साहब। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गांधी जी, पेंशनरों के गांधी जी,
अध्यक्ष सम्मानित अशोक राउत जी और उनकी पूरी टीम, भावनगर के और गुजरात के समस्त पदाधिकारी और उनकी टीम, और यहाँ पर आए हुए इस कोने से लेके उस कोने तक, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पूरी यहाँ पे, जैसे हमारी बहन जी ने कहा जो यहाँ पे बहुत अच्छा संचालन कर रही है कि खचा खच भरा है ये, उन्होंने तो बोला गुजराती में मगर मैं समझ गया, इसलिए बहुत अच्छा संचालन हो रहा है। इसको कहते हैं मातृशक्ति। आप ये देख रहे हैं हिम्मतनगर से हमारी बहन चलकर यहाँ पर आई हैं। जब हिम्मतनगर में हुआ था कार्यक्रम, वहां पे भी मुझे जाने का अवसर मिला था। वो देखिए बीच में जो अभी आपके सामने दो शब्द कह के गई हैं, उनकी भावनाओं का कद्र कीजिए। कंटिन्यू बुल्डाना में आज 6 साल से कार्यक्रम अनशन का चल रहा है और अभी भी चालू है, और जब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक अनशन चालू रहेगा। साथियों, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। जब ये भजन हमारे दिलो दिमाग में गूंजता है, महात्मा गांधी की याद आती है। साबरमती जहां कल मुझे ठहरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां से यहाँ पे आने के लिए गाड़ी थी, इसलिए साबरमती की याद आई। मैंने उस संत का भी नाम लिया, जो संत हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपने तन पे कपड़ा नहीं रखा। उसी तरीके से पेंशनरों का काम कराने के लिए आर्मी का रिटायर्ड अशोक राउत, एजाजुर रहमान और आपके लिए अपने घर से निकल चुके हैं। और जब तक हमारी पेंशन नहीं मिलेगी, जब तक वो घर में बैठने वाले नहीं हैं। जब वो घर में नहीं बैठेंगे तो हम पेंशनर अपने घर में कैसे बैठेंगे। इसीलिए हिम्मतनगर से लेके यहाँ पर भावनगर तक, और मैं जहां तक समझता हूं मंच पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, ये पूरा हाल आपके लिए है, अशोक राउत के पीछे है। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जैसे गांधी जी के साथ कारवां चलता रहा, वैसी आज ये पेंशनरों का गांधी, उसके साथ ये कारवां है। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और छत्तीसगढ़ से आने में मुझे यहाँ 40 घंटा लगा, लेकिन दोस्तों कोई थकावट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये खुशी होती है कि इन भाइयों से मेरी मुलाकात हो गई। और मैं आपसे ये कहने आया हूं, हर सितम का जवाब आएगा। ये पंक्ति मैंने कल बैठे बैठे ट्रेन में लिखा। हर सितम का जवाब आएगा, अब नया इनकलाब आएगा। अगर मांडवे जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपसे आशाएं लगा के रखे हैं, इसीलिए मैं आपके घर पे आया हूं। अब तो आप हमारी बात को मान लीजिए। ये जो लोग भूखे पेट आके बैठे हैं, ये माताएं बहनें बैठी हैं, ये बुजुर्ग आदमी अभी झुके झुके यहाँ पर आके बैठे हैं। शायद आप लोग का आशीर्वाद है, कल 21 अप्रैल होगा तो मेरा जन्मदिन रहेगा। मैं कल 73 वर्ष का हो जाऊंगा। ईश्वर की ये देन है, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है कि मैं चलने से, थकने से डरता नहीं, यहाँ तक आ गया और आगे भी बढ़ूंगा, आपके साथ रहूंगा। जहां गुजरात के लोग एक पेंशनर भी रहेगा, वहां मैं खड़े रहने की कोशिश करूंगा कि आपको पेंशन मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद मरने तक की आपकी जिंदगी एक डिग्निफाइड, इज्जत की जिंदगी हम जिएंगे और इज्जत की मौत हम मरेंगे। जो हमारे संविधान ने भी हमें अधिकार दिया है
कि हर नागरिक इज्जत की जिंदगी जी सकता है, लाइफ विद डिग्निटी एंड डेथ विद डिग्निटी। इसके लिए आपने पैसे भरे हैं। अब पैसे भरने के बाद अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो एक आदमी की पूरी सर्विस में वो कम से कम 20 लाख रुपए सरकार के पास उसका जमा है वैल्यूएशन के हिसाब से, और ये 20 लाख के एवज में वो 20 लाख कभी वापस नहीं मिलेगा। वो जो हमारा असल था डूब गया, बराबर है कि झूठ है? और जो मिलेगा ब्याज के रूप में 20 लाख का कम से कम 15,000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमको मिलता है 1,000 रुपया। गवर्नमेंट बोलती है हमने 1,000 रुपया किया। मैं आपको बता दूं पूरे हिंदुस्तान में एवरेज पेंशन 1171 रुपया है, और मिनिमम पेंशन जो 1,000 रुपया बोल रहे हैं, 1,000 से कम पेंशन पाने वाले की संख्या 36,60,000 है। 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन मिलती है। एक 1,000 से कम पेंशन में 700-800 रुपए में एक बूढ़ा एक बूढ़ी, उसको आप बोल रहे हो जाओ जी लो अपनी जिंदगी, हमने आपको 800 रुपए दिया है, बराबर है कि झूठ है? इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि जिन बच्चों के लिए हमने चड्डी बनियान से लेके किताबों से लेके सब खरीद के दिया, उसके सामने आज हाथ फैलाना पड़ता है, बेटा 200 रुपया है, बराबर है? मान्य है क्या? 200 रुपए के लिए अपने बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। वो देता है, एक बार, दो बार, तीसरी बार उसकी बीवी उसको बुला लेती है, बोलती है जिंदगी में तो इसने हमारे लिए कुछ किया नहीं, अभी भी 200 रुपए मांग रहा है, पक्का जुआ खेलता है, बराबर है? अपमानित होकर जीना पड़ रहा है। हमारे ही घर में, हमारे ही बच्चों के सामने हमको आज अपमानित होना पड़ रहा है। और जो हमारा स्वाभिमान था, लोग हमें नमस्कार करते थे, सलाम करते थे, राम राम करते थे, आज हमारी उस गली मोहल्ले में, हमारे घर में कीमत बिल्कुल नष्ट हो गई है। हमारी परिस्थिति उस झाड़ू जैसी हुई है जिसने पूरा घर तो झाड़ लिया, बाद में दरवाजे के पीछे उसको रख दिया, बराबर है? वो पोतरे जैसी हुई है, पूरा पोतरा कर लिया, घर को साफ कर लिया, बाद में 4 पानी से निचोड़ के सुखा दिया, और कोई दूसरा मेहमान आता है, बोलता है ये पोतरा यहाँ ठीक नहीं लगता है, इसको वृद्धाश्रम में भेजो, बराबर है क्या? ये हमारी हालत हमारे देश की इस व्यवस्था ने की है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसकी गवर्नमेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है किस पार्टी की गवर्नमेंट है, ये व्यवस्था। इसीलिए बहन जी ने बोला 1952 से अभी तक इस हालत में सुधार नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है, और इसलिए ये व्यवस्था सुधारने के लिए हम चले हैं। और आज मैं आपको बता दूं, 10 साल की आप लोगों की लड़ाई है, 10 साल का आपका पुरुषार्थ है, और इसका परिणाम आने वाले 2 महीने में आपको मिलेगा, आपकी पेंशन बढ़ेगी। ये मैं क्यों कह सकता हूं? मेरे पास क्या आधार है? देश जागरूक हो चुका है, देश का ज्येष्ठ नागरिक अपने आप को असहाय समझने की जरूरत नहीं है। इस देश पर हमारा भी उतना ही हक है, उतना उन लोगों का जो आज राज कर रहे हैं। ये हमारे बाप का भी देश है, बराबर है कि झूठ है? हमारा भी देश है, बराबर है कि झूठ है? और आज ये लोग
जो चुन के आते हैं, एमएलए हो, एमपी हो, इनकी पेंशन 2 मिनट में बढ़ती है 24%। बराबर है क्या? तो इधर गुस्सा नहीं आएगा? हमें लटका के रखा है सालों साल मरने के लिए, सड़ने के लिए, और ये समाज सेवक 2 मिनट में अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं। अरे कौन सा देश में रह रहे हम? उस देश में जिस देश की संस्कृति है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, ऐसे महान देश के हम महान नागरिक हैं, और आज बुढ़ापे में हमें सड़ने के लिए छोड़ दिया है, हमारा हक होने के बावजूद। पैसे भरे हैं हमने, व्यवहार है, मत करो दया, लेकिन व्यवहार तो करो। बराबर है कि नहीं? फुकट नहीं मांग रहे हम, कोई आपके उपकार नहीं चाहते हैं, या कोई आप बड़े दाता नहीं है जो हमको, अरे हमको कौन दे सकेगा, हमको देने वाला वो है। आप क्या दोगे हमको? हमने आपको दिया है, राजपाट दिया है, इस देश में, इस व्यवस्था में अच्छा परिवर्तन करने के लिए आपको बल दिया है। आप वो करो, हमारे ऊपर दया करने की जरूरत नहीं है, हमारा हक है, वो गिन के लेंगे, गिन के लेंगे। ये कोई दया का खेल नहीं है कि हम वहां भीख मांगने जा रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे, गिन के मांग रहे। आप हिसाब करो, हिसाब दो, हिसाब बराबर करो। आपके उपकार की वजह से हम नहीं है, अरे हमने कष्ट किए, हम खपे हैं, हम भर खपे हैं, इसलिए आज हमारा देश इस कगार पे आके बैठा है। बराबर है? ये कामगारों का, किसानों का देश है, वो खपे हैं, तब आज जाकर भारत माता हमारी इतनी रिस्पेक्टेबल बनी है। और आपको जो अधिकार दिए उसको आगे ले जाने के लिए दिए, और हमने जो किया है उसका मुआवजा, उसका हिसाब हम मांगेंगे, और मरते दम तक मांगेंगे। हमने जो पैसे भरे हैं उसका हिसाब, आदरणीय, अभी मेरी एक और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं आज भावनगर में हूँ, जहाँ से आदरणीय नीमूबेन मंत्री है और हमारे श्रम मंत्री भी पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। मैं दोनों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मनसुख भाई मांडविया जी से मैं कम से कम 4 बार मिला हूँ। एक बार उन्होंने खुद ही बुलाया और मीटिंग कराई, 21 फरवरी की बात है। 21 फरवरी को राजू भाई, 21 फरवरी को हमको बुला लिया, और उन्होंने इसलिए मीटिंग की कि उन्होंने बोला, जाओ राउत साहब, आप जाके अपने लोगों को बोलो कि मैं उनका काम कर रहा हूं और मिशन मोड पे कर रहा हूं। फिर वो बोलते बोलते बोले, मैं जानता हूं जिसने 1 पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है उसको हम और कई राज्य आज 3000 रुपए दे रहे हैं, तो आपको तो उससे ज्यादा मिलने चाहिए। मैंने बोला, सर इसमें थोड़ा सुधार करूं? बोले करो। मैंने बोला, एक घर में 2 बूढ़े होते हैं औसतन, वो 6000 लेके जा रहे हैं, बिना कंट्रीब्यूशन के एक घर में 6000 रुपए लेके जा रहे हैं, हमें उससे ज्यादा मिलना चाहिए। बराबर है कि झूठ है? बराबर है क्या? तो बोलो, आप ऐसे वैसे नहीं आंदोलनकारी हो, आवाज निकालनी पड़ेगी बॉस। बराबर है क्या? तो हमने बोला 6000 रुपए एक घर में बिना कंट्रीब्यूशन के 2 बूढ़े लोग लेके जाते हैं सर, और हम पैसे दिए, हमने पैसे, उसका हिसाब भी होना चाहिए। तो हमको 6000 से ज्यादा, कम से कम 7500, और महंगाई भत्ता हमें चाहिए, मतलब चाहिए। दूसरी बात एक अच्छी हुई, ये मेरा कर्तव्य है आपके सामने, जो वहां घटित हुआ आपको बता दूं। आप लड़ते हैं, किसी ने बताया प्रेजेंटेशन में, राउत साहब के आदेश पे। मैं आदेश तो नहीं देता हूं, मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अगर आप मेरी बात मानते हैं तो वहां क्या घटित हुआ ये बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं यहां पे आया। फिर हम मिले, 3 बार मिले निर्मला सीतारमण जी से, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। दूसरी बार तो उन्होंने ट्विटर पे भी डाला था, किसी ने देखा होगा,
कि मैं आज एनएसी की टीम कमांडर अशोक राउत और टीम से मिली हूँ, उनसे चर्चा हुई है। अच्छी बात यह है कि अब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये स्टैंड था कि ये सेल्फ फंडेड स्कीम है और हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जो पैसा है उसी में मैनेज करो, भारत सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। जब हमने उनको बोला, हमने मैडम को बोला, बड़ी नम्रता से बोला, हमने बोला मैडम एक बात बताइए, आप श्रमयोगी मानधन योजना में भारत सरकार 100% कंट्रीब्यूशन करती है। इसका मतलब मैं अगर श्रमयोगी मानधन योजना का सभासद हूं, मैं 100 रुपए भरता हूं तो भारत सरकार भी 100 रुपए भरती है। और ऐसे 100 रुपए जब मैं 30 साल भरता हूं वकील साहब, तो 30 साल के बाद मुझे 3000 पेंशन की गारंटी है भारत सरकार की। और मैंने आज 541 औसतन 600 रुपए भरे हैं, मुझे कितना मिलना चाहिए? 100 रुपए में 3000 मिलते हैं तो 600 रुपए में कितने मिलने चाहिए? बोलो भैया, गुजराती आदमी को हिसाब तो कड़काना चाहिए, बराबर है? तो 100 रुपए में 3000 तो 600 रुपए में कितने? तो कितने? साइन क्रिकेट। तो हमने बोला सर मैम, आप 100 रुपए में 3000 रुपए देते हो तो हमारे 1250 भर रहे हैं अभी, आप एवरेज 600 पकड़ो, अब तक के 600-700 उतना दे दो, बराबर है? किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, ये देश में नहीं हो सकता है। आपको तो बल्कि एक वन नेशन वन पेंशन पे जाना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो हमारा हिसाब तो बराबर करो। दूसरी बात उनको हमने बोली, हमने बोला मैडम, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन स्कीम है, जिसको पहले हम ओल्ड पेंशन स्कीम कहते थे, बाद में उसमें सुधार होकर एनपीएस हुआ, अभी यूपीएस हुआ, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 18.1%, 18.5% है। कितना? 18.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है ताकि वो पेंशन योजना लोगों को ठीक ठाक मिले। और हमारे पेंशन योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन 0 है। कितना है? बिग जीरो। छोटे जीरो में और बड़े जीरो में कोई फर्क नहीं होता है, वो बड़ा जीरो है, लेकिन है छोटे जीरो इतना ही, बराबर। 1.16 वो देते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं। मतलब किसी आईएएस अधिकारी को अमेरिका में 4 महीने पेंशन की चीजें सीखने के लिए भेजना, बराबर है? आईएएस अधिकारी को पेंशन की योजनाएं कैसी कैसी होती है वो सीखने के लिए 4 महीने के लिए अमेरिका या स्विट्जरलैंड भेजना, उसके लिए होता है 1.16, आपके लिए नहीं होता, बराबर। तो हमने बोला हमें आप कम से कम 8.33 दे दो। हम 18.5 भी नहीं मांग रहे, हम 100% भी नहीं मांग रहे, 8.33 भारत सरकार ने हमको देना चाहिए, क्योंकि हम भारत माता के सौतेले पुत्र नहीं है, बराबर है क्या? हम भी सगे हैं, उसी भारत माता के कोख से जन्मे हैं जिससे सरकारी बाबू जन्मा है, बराबर है? अंग्रेज थे तो सरकारी बाबू को बड़ा लाड़ प्यार से रखते थे, क्योंकि प्रशासन शासन तो वही चलाते थे, बराबर है? अंग्रेज थे कितने? मुट्ठी भर। वो हमारे सरकारी बाबू हमसे जो बनते थे, वनराज सिंह जी बराबर है सर? हाँ, तो हमारे से जो सरकारी बाबू बनते थे उनको बड़ा लाड़ प्यार से रखते थे। तो दोस्तों, आपने देखा कमांडर अशोक रावत जी ने EPS 95 पेंशन धारकों को संबोधित किए और क्या कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है
उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया है। अन्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से कितनी बार मुलाकात हुई, क्या कुछ चर्चा हुई, माननीय श्रम मंत्री जी से कितनी बार मुलाकात हुई, क्या कुछ चर्चा हुई, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी अभी हाल ही में मुलाकात कर उनसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महाराष्ट्र में बुलाने को लेकर के पत्र दिया गया है। सभी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई और अगर बताया गया कि अगर 15 मई तक EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होती है तो जोरदार तरीके से दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।